हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जो हैं संविधान की जीवंतता, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता। इन टॉपिक्स के कंप्लीट डिटेल के साथ साथ इनमें कौन कौन से पॉइंट्स को नोट्स में लिखना है और एग्जामिनेशन में कौन से पॉइंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है को भी देखेंगे। इसके अलावा इन टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है संविधान की जीवंतता। संविधान किसी भी देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव होता है। यह न केवल सरकारी ढांचे और कार्यप्रणाली का निर्धारण करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है, क्योंकि यह समय के साथ बदलता है और विकसित होता रहा है, ताकि समाज की बदलती ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप बना रहे। तो आपको इसमें यहाँ से लेकर भारतीय संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि यह समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा है, ताकि समाज की बदलती ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप बना रहे। यहाँ से आपको नोट्स कर लेना है, और एग्जामिनेशन में अगर इससे कोई प्रश्न आते हैं तो इससे आप इंट्रो में यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं संविधान के जीवंतता के प्रमुख रूप से 3 तत्वों पर निर्भर करती है। यह है, पहला है परिवर्तनशीलता या लचीलापन, दूसरा है संचालन या समावेशिता, और तीसरा है मूल सिद्धांतों की महत्ता। अब हम लोग इसके प्रत्येक तत्वों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है हमारा लचीलापन। तो भारतीय संविधान में लचीलेपन का गुण है, जो इसे समय समय पर संशोधित और अद्यतन करने की अनुमति देता है। अब तक इसमें 127 संशोधन किए जा चुके हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह समाज की बदलती आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। तो यहाँ पे अभी तक जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान का 127 बार संशोधन किया जा चुका है, जो कि हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन तक और भी बढ़ सकता है। तो आप लोग उस समय के डाटा के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है समावेशिता है। यह संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है, भले ही उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसका उद्देश्य एक समावेशी और न्यायसंगत समाज की स्थापना करना है। इसके बाद है संवैधानिक संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसे जीवंतता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संशोधन के माध्यम से समाज में आवश्यक सुधार और बदलाव को लागू किया जा सकता है। इसके बाद है न्यायिक समीक्षा। भारतीय न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या तथा लागू करने का अधिकार है। यह संविधान को समय के साथ जीवंत बनाए रखता है, क्योंकि न्यायपालिका अपने निर्णयों के माध्यम से इसे प्रासंगिक बनाए रखती है। अब हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संविधान की व्याख्या, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जीवंतता को बरकरार रखते हुए समय समय पर न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से कई निर्णय दिए हैं, जैसे गोपालनवाद, केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ और शाहबानो मामला, जो काफ़ी प्रमुख हैं। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं। तो पहला है गोपालनवाद, जो 1950 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जहां अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की, वहीं 1978 के मेनकावाद में व्यापक व्याख्या करते हुए इसे गरिमापूर्ण जीवन से जोड़ा। दूसरा है केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य, 1973। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया। इसके अनुसार संविधान के मूल ढांचे को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत संविधान को तानाशाही प्रवृत्तियों से बचाने के लिए है। इसके बाद है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान में संशोधन की संसद की शक्तियां सीमित है और संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखना आवश्यक है। इसके बाद है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978। इस फैसले में अदालत ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, जो आर्टिकल 21 में है, का विस्तार किया और कहा कि यह अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें गरिमा से जीने का अधिकार भी शामिल है। उसके बाद है शाहबानो मामला, 1985। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत महिलाओं के अधिकारों को प्रबल बनाने का प्रयास किया। यह निर्णय दर्शाता है कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक न्याय को संतुलित करता है। तो दोस्तों, आपको इसमें जो जो
हाईलाइट किया गया है उसे आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से कैसा प्रश्न बन सकता है। तो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है, कारण स्पष्ट करें। तो आपको ऊपर में जितने भी कारण बताए गए हैं उसे आपको लिखना है और उसके बाद जो न्यायिक समीक्षा की गई है उससे भी एक दो एग्जाम्पल के साथ इसे स्पष्ट करना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है हमारा संविधानवाद। संविधानवाद एक राजनीतिक और कानूनी सिद्धांत है जो संविधान की सर्वोच्चता, मूलभूत सिद्धांतों और कानूनी ढांचे के प्रति सम्मान पर आधारित है। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया जिसे आप अपने नोट्स में नोट कर लेंगे और उसके बाद जो आगे का लाइन है उसे मैं समझा देता हूँ। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी कार्रवाइयाँ और कानूनी व्यवस्थाएं संविधान के अनुकूल हों और संविधान के मूल धारा, अधिकारों और आदर्शों की रक्षा की जाए। संविधानवाद लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और सरकारी जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लोग जो हाईलाइटेड है उसे बस नोट करेंगे और संविधानवाद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपको इंट्रो में इसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधानवाद की विशेषताएं। तो सबसे पहला जो इसमें विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता। इसके अंतर्गत दो सब हेडिंग है, पहला है संविधान का प्रमुख स्थान और दूसरा है कानूनी चुनौती। तो एक एक करके देखते हैं। संविधानवाद में संविधान को सबसे उच्च और प्रमुख कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाती है, अर्थात संविधान के सभी प्रावधान और सिद्धांत सभी कानूनों और सरकारी कार्रवाइयों पर प्रभावी होते हैं। उसके बाद जो कानूनी चुनौती है, किसी भी कानून या सरकारी कार्रवाई को संविधान के खिलाफ होने पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जिससे संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है। इसके बाद दूसरा विशेषता है संवैधानिक सरकार और संस्थागत नियंत्रण। विभाजन की अवधारणा संविधानवाद में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक संस्था की स्वतंत्रता और कार्य क्षमता सुनिश्चित की जाती है और शक्ति के दुरुपयोग को रोका जाता है। इसके बाद है संस्थागत नियंत्रण। संविधानवाद में विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति और कार्यों का संतुलन बनाए रखने के लिए संस्थागत नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था होती है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकारों की रक्षा। संविधानवाद मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और समानता को प्राथमिकता देती है। इसमें बस आप इतना लिख के आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद है इसमें एक सब हेडिंग है न्यायिक संरक्षण, मतलब है न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान के अनुसार उसकी व्याख्या और कार्यान्वयन करती है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है हमारा लोकतांत्रिक शासन। इसमें है संविधानवाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। और इसमें एक सब हेडिंग है जनता की भागीदारी। संविधानवाद में जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार होता है, जिससे शासन की वैधता और जवाबदेही बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है हमारा संविधानवाद में संशोधन और सुधार। तो संविधानवाद संविधान में आवश्यक सुधार और संशोधन की अनुमति देती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि ये बदलाव संविधान की मूलभूत धारा और सिद्धांतों को प्रभावित न करें। उसके बाद है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार। संविधानवाद में न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी सरकारी कार्रवाइयाँ और कानूनी संविधान के अनुरूप हों और संवैधानिक नैतिकता की रक्षा की जा सके। तो ये हो गया हमारा संविधानवाद का विशेषता। अब हम लोग इसका महत्व देख लेते हैं। तो संविधानवाद लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के प्रावधान और सिद्धांत सभी सरकारी कार्रवाइयों और कानूनों पर प्रभावी हो। यह नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यह लोकतंत्र की मूलभूत धारा बनाए रखती है। तो ये हो गया इसका महत्व, आप इसे पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा प्रयास। मतलब कि भारत में संविधानवाद को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर कई प्रयास किए हैं और उसके अलावा संवैधानिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे इसमें पहला है संवैधानिक प्रावधान, तो उसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें पहला है मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो इसमें कुछ प्रावधान है जो संविधानवाद को स्थापित करते हैं। तो इसमें पहला है भारतीय
संविधान ने नागरिकों को न्यायपालिका द्वारा संरक्षित अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, समानता आर्टिकल 14 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। उसके बाद है न्याय के लिए प्रावधान। भारत संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करे। और तीसरा है इसमें संवैधानिक संशोधन। तो संविधान के अनुच्छेद 368 ने लचीलापन प्रदान किया है जिसे संविधान समयानुसार प्रासंगिक बना रहे। इसके बाद है न्यायपालिका का प्रयास। तो इसमें जो पहला है मूल संरचना का सिद्धांत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय संविधानवाद का स्तंभ बना। उसके बाद है विधि का शासन और मौलिक अधिकार। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन और जीवन के अधिकार का विस्तार किया। इसके बाद है सार्वजनिक हित मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा और संवैधानिक दावों को बढ़ावा दिया है। उसके बाद है महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार। विशाखा बनाम राजस्थान 1997 में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं शाहबानो मामला जो 1985 में हुआ था, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। तो ये हो गया हमारा संविधानवाद का बढ़ावा देने के संवैधानिक और न्यायपालिका के प्रयास। अब इससे कैसे प्रश्न बन सकते इसे हम लोग देख लेते हैं। तो संविधानवाद क्या है, इसकी विशेषताओं को बताते हुए यह भी स्पष्ट करें कि भारत में संविधानवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको इसका हर एक हेडिंग आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप लोग उसे नोट में लिख लेंगे और इस तरह के प्रश्नों को आराम से टैकल कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है हमारा संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो संवैधानिक नैतिकता एक ऐसा सिद्धांत है जो संविधान की मूल धारणाओं और आदर्शों के प्रति वफादारी और सम्मान पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के प्रावधानों, अधिकारों और संस्थाओं की मान्यता दी जाए और उनका पालन किया जाए। भारतीय संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मतलब इसका विशेषता आप देखेंगे तो आप लोग इंट्रो में इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा जो यहाँ तक है। उसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहला जो विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। इसमें संवैधानिक नैतिकता संविधान को देश का सबसे प्रमुख कानूनी दस्तावेज के रूप में मानता है। इसका मतलब है कि संविधान के सभी प्रावधान और सिद्धांत अन्य सभी कानूनों और नीतियों पर प्रभावी होते हैं। इसके बाद है मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा। तो इसके अंतर्गत संवैधानिक नैतिकता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देती है। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। वही स्वतंत्रता और सुरक्षा के अंतर्गत है संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त हो और उसके अधिकारों का उल्लंघन न हो। और तीसरा विशेषता है संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति वफादारी। इसमें है लोकतंत्र का सम्मान। संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वतंत्र मीडिया का संरक्षण शामिल है। इसके बाद है नैतिक शासन और पारदर्शिता। संवैधानिक नैतिकता पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता है। इसमें है संवैधानिक नैतिकता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। और दूसरा है निष्पक्ष न्याय। न्यायपालिका को निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय देने की जिम्मेदारी होती है जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है संविधान की व्याख्या और कार्यान्वयन। तो संवैधानिक नैतिकता संविधान के प्रावधानों को सही और न्यायपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता को मानती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों के अनुसार व्याख्या की जाए। और उसके बाद है संविधान का कार्यान्वयन। तो संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि संविधान के प्रावधानों को सही तरीके से लागू किया जाए और किसी प्रकार की संवैधानिक त्रुटियों में सुधार किया जाए। और हमारा जो लास्ट विशेषता है
सामाजिक न्याय और समानता। तो संवैधानिक नैतिकता सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और समुदायों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है और है भेदभाव का अंत। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। तो ये हो गया संवैधानिक नैतिकता से रिलेटेड कुछ विशेषताएं। अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग है संवैधानिक प्रावधान, जो संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा देती है। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। तो इसमें अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि भारत में कोई भी कानून संविधान के खिलाफ न हो। इसके अलावा मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। उसी तरह समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के द्वारा और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 124 और 217 के अंतर्गत है। ये प्रावधान न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने की अनुमति देते हैं, जो संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद है शक्तियों का पृथक्करण। तो संविधान का जो अनुच्छेद 50 है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य यह है कि एक संस्था के कार्य का प्रभाव दूसरी संस्था पर न पड़े, जिससे संवैधानिक नैतिकता की रक्षा की जा सके। उसके बाद है पारदर्शिता और जवाबदेही। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों और निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद है सामाजिक न्याय और समानता। तो संविधान का जो अनुच्छेद 15 और 16 है सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करते हैं। ये प्रावधान जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम करते हैं और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। अब हम लोग संवैधानिक नैतिकता का महत्व देख लेते हैं, जिसे पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके विभिन्न महत्व हैं, जिसमें संविधान के उद्देश्य और आदर्श शामिल हैं। उसके बाद न्यायपालिका की भूमिका, लोकतंत्र और संवैधानिक प्रतिक्रियाएं, सामाजिक न्याय और समानता, बहुलवाद और सहिष्णुता, संविधान की मौलिकता की रक्षा, मूल अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक विकास निम्नलिखित शामिल हैं। तो ये सब हो गया संवैधानिक नैतिकता के महत्व। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं कि जो हमारे एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। तो वो है हमारे संविधान में संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आपको इसमें जो हमारा ये टॉपिक था कि संवैधानिक प्रावधान, तो इसे आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा आज का 3 टॉपिक, जो था संविधान की जीवंतता, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत हद तक क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूटरी क्वेश्चन के तौर पे आता है। जैसे कोई क्वेश्चन होगा, जैसे मान लेते हैं कि संविधान और संविधानवाद में अंतर आ सकता है, या फिर संविधानवाद को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक नैतिकता का महत्व बताइए। तो ये मिला जुला क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये सभी टॉपिक्स और हेडिंग को अच्छे से तैयार करके अपने नोट्स में लिख लेना है और क्वेश्चन के ज़रूरत के अनुसार आप उसे यूज कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।